सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप लोग ज्यादा डिटेल पूछो, मैं ही अपने तरफ से बता देता हूं वेटेज, यूनिट्स, चैप्टर का लेवल, एवरीथिंग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर 4 कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है? 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तीनों यूनिट्स में क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ अंदेशा दे देता हूं, आइडिया दे देता हूं। यूनिट 1 में अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट्स की चर्चा है। इन ब्रीफ, याद रखना क्या बोला, इन ब्रीफ। यूनिट 2 में चर्चा है कि एक मार्केट प्राइस डिसाइड कैसे करता है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वो यूनिट एक ही क्लास का है। और यूनिट 3 में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और ये सब जो यूनिट 1 में भी है, उनका ग्रेट डिटेल है। अगर ये तीनों यूनिट्स का मैं आपको वेटेज बताऊं तो ये तीनों यूनिट्स मिला के 10-11 नंबर का एग्जाम में आता है। मतलब पूरा चैप्टर 4 10 से 11 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, चलिए शुरू से शुरू करते हैं, एक एक बात बताने वाले हैं। आइए, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। देखिए स्टूडेंट्स, मार्केट वर्ड से पहले आइडिया लगता है एक ऐसा जगह जहां आप गए और सामान खरीदे, है ना। घर में पेरेंट्स बोलते होंगे हम वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं, फ्रूट्स मार्केट जा रहे हैं, तो एक फिजिकल प्लेस का फीलिंग आता है। इन रियलिटी, हाँ ठीक है, वो मार्केट है। इन रियलिटी मार्केट हर वो जगह है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जहां बायर्स और सेलर्स मीट कर सकते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स मीट कर सकते हैं और एक डील स्ट्राइक कर सकते हैं रिगार्डिंग कितना प्राइस और क्वांटिटी एक्सचेंज होगा। ऑनलाइन अमेजोन पे मैं गया, अगर मैं 3 यूनिट कोई चीज का खरीदूं तो इतना रुपया लगेगा, तो क्या वो मार्केट नहीं हुआ? हाँ वो मार्केट है, हाँ वो मार्केट है। सर समझ आ गया। आइए पढ़ते हैं। We have come across some goods which are free or having zero price, that is we need not make any payment for them, जैसे एयर, सनलाइट एटसेट्रा। इनका आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता, इनको बोलते हैं फ्री गुड्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम फ्री गुड्स। बराबर बात है, क्योंकि फ्री गुड्स का अबंडेंट सप्लाई है। जो मैं एयर ब्रीथ कर रहा हूं, जो मैं सांस ले रहा हूं, ये एयर का सप्लाई अनलिमिटेड है, इसलिए इनका कोई प्राइस नहीं है, इनके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं है। ठीक है सर। इन कॉन्ट्रास्ट, अब आया आपका मेन पॉइंट, इकोनॉमिक गुड्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक गुड्स मतलब जिसका हम लोग खरीदना बेचना कर सकते हैं। ये एसी का रिमोट भी आप एक इकोनॉमिक गुड बोल सकते हो, ये एसी का रिमोट भी आप एक इकोनॉमिक गुड्स बोल सकते हो। Unlike free goods, they are exchangeable in the market. Unlike free goods, they are exchangeable in the market and command a price. फ्री गुड्स की तरह ना होते हुए ये एक्सचेंजेबल है मार्केट में और इनका एक कीमत एग्जिस्ट करता है। सही है सर। देयर इज अ प्राइस फॉर दैट। ठीक है, प्राइस सिग्निफाइज द क्वांटिटी ऑफ मनी नेसेसरी टू अक्वायर अ गुड और अ सर्विस। तो हमने अभी तक दो गुड्स के बारे में पढ़ लिया, फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स जिनके लिए कोई पैसा नहीं लगता क्योंकि वो अबंडेंट है। इकोनॉमिक गुड्स मतलब जो भी कॉपी किताब हो गया, पेन हो गया, इरेजर हो गया, जिनके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि ये लोग अबंडेंट नहीं है, इन लोग स्कार्स है। इनके लिए प्राइस पेबल है, इनके लिए प्राइस पेबल है। आगे, प्राइस क्या है? मनी वैल्यू, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ एन आर्टिकल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप कितना मनी दो तो वो सामान आपको मिल जाए, उसको प्राइस बोलते हैं। ये तो सबको मालूम है सर। कितना मनी दें जिससे सामान मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। ये तो सर सबको मालूम है सर, क्या बात करते हो आप। इन अदर वर्ड्स, प्राइस एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ अ थिंग in relation to money, that is the quantity of money for which it will be exchanged.
कितना क्वांटिटी ऑफ मनी के अगेंस्ट आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक इकोनॉमिस्ट का नाम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू इन एक्सचेंज और एक्सचेंज वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, ये रिकार्डो का नाम और भी जगह आने वाला है, मींस कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल और पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल। तो फिर से, अच्छा, वैल्यू इन एक्सचेंज का सिंपल मतलब आप किसी कमोडिटी को पाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, वो वैल्यू इन एक्सचेंज है। कहानी खत्म हो गया, गेम ओवर हो गया। किसी कमोडिटी को पाने के लिए, किसी कमोडिटी को पाने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, बस वही है वैल्यू इन एक्सचेंज। गेम ओवर, गेम ओवर। वैल्यू इन एक्सचेंज और एक्सचेंज वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिकार्डो मींस कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल और पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल। किसके हिसाब से? रिकार्डो के हिसाब से। डू नॉट फॉरगेट द नेम। वैल्यू इन एक्सचेंज और एक्सचेंज वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिकार्डो मींस कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल और पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल, कि आप किसी कमोडिटी को खरीद सकते हो। ठीक है, राइट सर। अच्छा, अब यहां पर दो टर्म्स है, बड़ा मजेदार है, मजा आता है ये पढ़ाने में। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। बच्चे, वैल्यू इन यूज का मतलब है कोई कमोडिटी आपके लिए कितनी यूजफुल है। वैल्यू इन यूज का मतलब है कोई कमोडिटी आपके लिए कितनी यूजफुल है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उस कमोडिटी की कीमत। आओ आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप 2 महीने एक कमरे में बंद रहने वाले हो, डिसाइड हो गया। आपको 2 ऑप्शन दिया गया, 2 महीने तक। क्या तो आपको जब जब बोलोगे तब पानी खाना मिलेगा, जब बोलोगे तब मिलेगा खाना पानी। लेकिन या फिर जब बोलोगे तब डायमंड मिलेगा। पर अगर डायमंड बोल दिए तो सिर्फ डायमंड ही मिलेगा, फिर खाना पानी नहीं मिलेगा। और अगर खाना पानी बोल दिए तो फिर डायमंड में स्विच नहीं कर सकते। मेरे को बताओ आप क्या बोलोगे? 2 महीने तक बंद है भैया, हम तो खाना पानी ही बोलेंगे। मतलब आप लोग सब मानते हो खाना पानी का वैल्यू इन यूज ज्यादा है, ज्यादा यूजफुल है पानी। पानी ज्यादा यूजफुल है, पर पानी का कीमत क्या है? लगभग 0। पर डायमंड का कीमत बहुत ज्यादा है, तो डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिस्ट लोगों के दिमाग में एक कंप्लेन आया, इस कंप्लेन को बोलते हैं वैल्यू पैराडॉक्स। वैल्यू पैराडॉक्स, वैल्यू पैराडॉक्स क्या बोलता है कि जो चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है उसका दाम नेग्लिजिबल है, जैसे पानी। और जो चीज इरेलीवेंट है, मतलब बकवास है, सच में दरकार भी नहीं है उसका, उसका कीमत बहुत ज्यादा है। भाई चल क्या आ रहा है? तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने रीजन निकाला, स्कार्सिटी। उन्होंने ये समझाया एक दुनिया को कि किसी कमोडिटी का कीमत यानी प्राइस इज नॉट अटैच्ड टू, नहीं अटैच्ड है वो कमोडिटी के यूज केस से, कि जस्ट बिकॉज यूजफुल ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा। वो अटैच्ड है टू स्कार्सिटी। जो चीज स्कार्स ज्यादा है उसका कीमत ज्यादा है। दैट इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। सर अब आ जाइए, पढ़ लीजिए। We need to distinguish between two important concepts, namely value in use and value in exchange. Value in use refers to usefulness or utility, जो कि पानी का बहुत ज्यादा है। That is the attribute which a thing may have to satisfy human needs. Value in use मतलब utility और usefulness of that commodity. Very important, very important MCQ hotspot है कि value in use क्या है? Usefulness और utility of that commodity. और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है सर? वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब कमोडिटी की कीमत। वैल्यू इन एक्सचेंज और इकोनॉमिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मे बी ऑब्टेन्ड इन द मार्केट इन एक्सचेंज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। इन एक्सचेंज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, it is measured by the amount someone is willing to give up in other goods and services in order to obtain a good or a service. मतलब आप एक किताब, मान
मान लीजिए कि ये मेरी एक किताब है, ये मेरी एक किताब है, तो इस किताब को पाने के लिए आप कितना रुपया देने को तैयार हो? जो भी रुपया आप देने को तैयार हो वो इस किताब का वैल्यू इन एक्सचेंज है, वैल्यू इन एक्सचेंज है। ठीक है, बढ़िया बात है सर। In a market economy, the amount of currency is a universally accepted measure of economic value because the number of units of money that a person is willing to pay for something tells how much of all other goods and services they are willing to give up to get them. मतलब आप जब एक कमोडिटी को पाने के लिए पेमेंट देने को तैयार हो तो इसका मतलब आप उसी मोमेंट पे कोई और गुड्स और सर्विसेज सेक्रीफाइस कर रहे हो। एक्सचेंज वैल्यू, ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना कि वैल्यू इन यूज मतलब कोई चीज कितना यूजफुल है। पानी बहुत ज्यादा यूजफुल है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसकी कीमत, खत्म, खत्म हो गया। चलो in economics we are only concerned with exchange value, exactly, very important line लिख लो। in economics we are only concerned with exchange value। इकोनॉमिक्स में चीजों का यूजफुलनेस से कोई मतलब नहीं है, चीजों का प्राइस, चीजों के दाम से डेफिनेटली मतलब है सभी को। आगे बढ़ता हूं। कंसिडरेशंस सच एज सेंटिमेंटल वैल्यू मीन लिटिल इन अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे सेलर्स के पास फ्रीडम है, वो जो बेचना चाहे बेच सकते हैं, बायर्स के पास फ्रीडम है, वो जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। ओके, sentimental value is subjective and reflects an exaggerated judgment about the worth of a commodity. For example, if a person says to his best friend that I like your car, ठीक है ना, and if you give it to me then I will be lifetime obliged to you. In this case lifetime obligation is a sentimental value। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाई, कोई मतलब नहीं है, पैसा दे एहसान लगा अच्छा तो। अब मतलब है इकोनॉमिक्स में, हम एहसान कभी नहीं भूलेंगे, भूल जा, तुम पेमेंट दे दे मेरे को और फिर भूल जा मेरा एहसान। इकोनॉमिक्स ये बोलता है। समझ में आया? राइट सर। आगे, एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड इन द मार्केट व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। ठीक है, ये बेसिक बात है, इंपॉर्टेंट बात। इन इकोनॉमिक्स markets are a crucial focus of analysis and therefore we need to understand how this term is used। मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, मार्केट एक प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बात फेस टू फेस करें चाहे ऑनलाइन एक्सचेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद द पोटेंशियल टू ट्रेड, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सके, खत्म है, वो है मार्केट। The actual or potential interactions of the buyer and sellers determine the price of a product or a service। आगे, जैसा मैंने आपको बताया कि एक मार्केट एक फिजिकल प्लेस हो ये कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मार्केट्स को क्लासिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, मार्केट्स को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले, इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, मार्केट्स का क्लासिफिकेशन पढ़िए, एक है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये बेसिस है, आधार है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड टाइप ऑफ कंपटीशन। हर एक को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। चलिए आ जाइए, लेट्स गो एवरीवन, है ना। टाइप्स ऑफ मार्केट्स, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। समझ लीजिए बात को एकदम आराम से, तबीयत खुश हो जाएगा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अगर बात करें, मतलब वो मार्केट कहां तक फैला हुआ है उसका बात हो रहा है। लोकल मार्केट्स होती है, लोकल मार्केट्स होती है, समझिएगा ध्यान से, रीजनल मार्केट्स होती है, नेशनल मार्केट्स होती है, और फाइनली इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं। चलिए सर एक एक करके बताइए। सबसे पहले लोकल मार्केट। मुझे आप एक बात बताओ, आपके घर में कुछ रिलेटिव्स आने वाले हैं, आपको घर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मंगाना है, तो क्या आप शहर बदल लोगे?
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए दूसरे शहर चले जाओगे या इलाका ही बदल लोगे क्या? जनरली स्पीकिंग हम लोग अपने लोकेलिटी से खरीद लेंगे बस। जिन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज अपने ही लोकेलिटी पर स्थित रहता है, अपने ही लोकेलिटी पर बेस्ड रहता है, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट लोकेलिटी इटसेल्फ, उसे हम लोग लोकल मार्केट्स कहते हैं। समझ आ गया? इधर देखिए, व्हेन, देखो यही लिखा है, व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया और रीजन, when buyers and sellers are limited to a local area or a region, आज एक लोकल एरिया या रीजन तक वो लोग अपने रेस्ट्रिक्टेड हैं, द मार्केट इज कॉल्ड अ लोकल मार्केट, द मार्केट इज कॉल्ड अ लोकल मार्केट। जनरली हाईली पेरिशेबल गुड्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पेरिशेबल मतलब जो तुरंत सड़ जाते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, जनरली ऐसे गुड्स का क्लास, जनरली ऐसे गुड्स का क्लास जो मार्केट होता है वो क्या होता है? लोकल होता है। समझ आ गया? राइट सर। रीजनल मार्केट, रीजनल मार्केट, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, रीजनल मार्केट मतलब कोई ऐसी चीज जो उस पर्टिकुलर रीजन में ही फेमस है, उस पर्टिकुलर रीजन के बाहर ज्यादा वो चलता नहीं है। रीजनल मार्केट्स कवर अ वाइडर एरिया सच एस आसपास का सिटीज, पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। द साइज ऑफ द मार्केट इज जनरली लार्ज एंड द नेचर ऑफ बायर्स वेरी इन देयर डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे यहां पे लिखा हुआ है मेखेला चादर, एक तरीके का चद्दर है ये, ठीक है ना, एक तरीके का ब्लैंकेट आप बोल लो, एक साड़ी है, ये एक तरीके का साड़ी है विच इज प्राइमरली वोन बाय वुमेन इन असम। तो ये जनरली असमी साड़ी है, समझ में आ गया? अब लेकिन इसी का उल्टा मैं एग्जांपल दूं तो कश्मीरी शॉल, वो बिकता पूरे इंडिया में, तो अगर पूरे इंडिया में बिक रहा है तो नेशनल मार्केट है, और लोकली ही कंज्यूम हो रहा है तो वो रीजनल, मतलब उसी रीजन के आसपास कंज्यूम हो रहा है तो वो क्या हो गया? रीजनल मार्केट्स। क्या हो गया बोलो? रीजनल मार्केट्स, रीजनल मार्केट्स। समझ आ गया क्या? राइट सर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अराउंड 2-3 मंथ्स पहले मैं कश्मीर गया, तो वहां पे एक सब्जी है जो उस कश्मीर बेल्ट में ही ज्यादा फेमस है, नॉर्थ बेल्ट कश्मीर के आसपास थोड़ा जगह होगा, उसका रीजनल मार्केट है। मैं आपको बता दूं, लोटस स्टेम का सब्जी, नद्रू बोलते हैं उसको, वहां पे नद्रू बोलते हैं, लोटस स्टेम का सब्जी है। मेरे को नहीं पता अपने यहाँ पर, अपने जो कलकत्ता मुंबई ये सब एरिया में क्या आप लोग खाते हैं क्या लोटस स्टेम का सब्जी? नहीं, पर वहां पे इट इज अ, मतलब वन ऑफ द पॉपुलर डिशेज, ठीक है ना, इट इज वन ऑफ द पॉपुलर डिशेज, उसका सब्जी बनता है लोटस स्टेम का। तो रीजनल मार्केट का एक और एग्जांपल हो गया ये। समझ आ गया? राइट। देन वी हैव नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब पूरा इंडिया एक मार्केट है, नेशनल मार्केट मतलब पूरा इंडिया ही एक मार्केट है सर। जैसे, जैसे अभी मैंने बोला कश्मीरी शॉल, कोई बुक, इंग्लिश का कोई बुक हो गया, हिंदी का कोई बुक हो गया, पूरा इंडिया ही एक मार्केट है। राइट। when demand for a service or a commodity is limited to national boundaries of the country, ठीक है। हिंदी बुक्स, हिंदी बुक्स जनरली इंडिया के बाउंड्रीज में ही पढ़ा जाएगा, जनरली स्पीकिंग। और फाइनली इंटरनेशनल मार्केट्स, होल वर्ल्ड इज अ मार्केट। ऑयल, ऑयल, गोल्ड, डिफेंस इक्विपमेंट्स, पूरा वर्ल्ड ही मार्केट है, खरीदना बेचना होता है। चलो बढ़िया है सर, सर समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी कितना टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा? एक टाइप ऑफ मार्केट पढ़ा, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। हाँ, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है, दैट आई एग्री, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। हटा दीजिए, भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, समझते चलिए, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड और सर्कुलर पीरियड मार्केट, समझते चलिए।
वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड मार्केट। सर नहीं समझा, बताइए, आप बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये वो समय है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब समय इतना कम है, समय इतना कम है कि आप चाह के सप्लाई को बढ़ा या घटा नहीं सकते। वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसे अगले दिन, अगले दिन आपके रिलेटिव्स आने वाले, जितना मार्केट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ले आए खरीद के, है ना, अब आप क्या और फ्रूट एंड वेजिटेबल उगा लोगे अगले दिन तक? वेरी शॉर्ट पीरियड, आप चाह के भी सप्लाई बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये रहा, आ जाइए मार्केट पीरियड। अच्छा, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को क्या बोलते हैं? मार्केट पीरियड, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड, मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या लिखा है देखिए, मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड, सप्लाई फिक्स्ड है, सप्लाई फिक्स्ड है एंड बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, एंड कैन नॉट बी इंक्रीज और कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ना आप बढ़ा सकते हैं, ना आप घटा सकते हैं। commodities like vegetables, flour, fish, egg, fruits, milk, etc., which are perishable and the supply of which cannot be changed in the very short period, come under this category. ये रहा, देख लो ना, मिल्क, फ्रूट्स, एग्स, फिश, इनका सप्लाई आप बहुत शॉर्ट पीरियड में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो अगर इनका डिमांड बढ़ेगा तो इनका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ता हुआ डिमांड के साथ सप्लाई को आप बढ़ा नहीं सकते। तो अगर सप्लाई फिक्स्ड है और डिमांड बढ़ते जा रहा है तो चीजों का खाली क्या बढ़ेगा? दाम बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, प्राइस ही बढ़ेगा ना। थिंक केयरफुली, अगर कोई चीज का सप्लाई लिमिटेड है, कैन नॉट बी चेंज, बट देयर इज इमेंस डिमांड फॉर इट, तो द सेलर्स और द सप्लायर्स विल रेज द प्राइस, इजंट इट? लॉजिकल है। सर वी डू अंडरस्टैंड, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया, अब किसकी बारी है बताइए? शॉर्ट पीरियड की। अब किसकी बारी है बताइए? शॉर्ट पीरियड की। वेरी शॉर्ट पीरियड के बाद अब हम कहां चल रहे हैं? शॉर्ट पीरियड पे। इट इज अ पीरियड विच इज स्लाइटली, ये वो पीरियड है जो स्लाइटली लॉन्गर है देन वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब इसमें आप अगर वेरिएबल फैक्टर होगा, फिक्स फैक्टर भी होगा, वेरिएबल फैक्टर भी होगा, तो वेरिएबल फैक्टर को यानी और लेबर को काम पे लगाकर आप सप्लाई को कुछ हद तक तो बढ़ा सकते हो। इन दिस पीरियड सप्लाई ऑफ आउटपुट में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मैंने बोला ना, वेरी शॉर्ट पीरियड तो ऐसा पीरियड है, आप सप्लाई चाहे फिक्स फैक्टर हो चाहे वेरिएबल, सभी फिक्स्ड है, कुछ बदल ही नहीं सकते। वेरी शॉर्ट पीरियड में तो सब फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, शॉर्ट पीरियड एक ऐसा समय है जहां सप्लाई कुछ हद तक आप इंक्रीज कर सकते हो, कुछ हद तक आप बढ़ा सकते हो। शॉर्ट पीरियड। स्टूडेंट्स, लॉन्ग पीरियड वो टाइम पीरियड है जहां सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, आपको जितना सप्लाई बढ़ाना है बढ़ाइए। तो सर लॉन्ग पीरियड खत्म हो गया, तो फिर वेरी लॉन्ग पीरियड का क्या मतलब हुआ? अगर लॉन्ग पीरियड खत्म हो गया तो सर फिर वेरी लॉन्ग पीरियड का क्या काम है यहां पर? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, वेरी लॉन्ग पीरियड वो टाइम पीरियड है, वेरी लॉन्ग पीरियड वो टाइम पीरियड है जहां मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट में जैसे गुड्स बिकते हैं पूरा मार्केट ही बदल गया। आज से आप 30-35 साल पहले चले जाइए, 30-35 ईयर्स पहले चले जाइए, तो इंटरनेट बड़ी चीज थी। आज एआई है, इंटरनेट तो ऐसा है कि नेसेसिटी हो चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया ना। पहले इंटरनेट लग्जरी हुआ करती थी, 30-35 साल पहले जिसके घरों में इंटरनेट होता था, दे यूज्ड टू बी कंसीडर्ड कि यार
मतलब टॉप ग्रेड रिच है। और आज तो भैया किसी के पास भी इंटरनेट है, एक्सेस है, इजीली अवेलेबल है। वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड इज वन वेयर सेक्युलर मूवमेंट्स are recorded in certain factors over a period of time. The period is very long. The period is very long. The factors include the size of the population, capital supply, supply of raw materials, etc. ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड है। इसी को सेक्युलर पीरियड भी बोलते हैं, वेयर व्हेन सेक्युलर मूवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सर्टेन फैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज वेरी लॉन्ग पीरियड। देखो ना, पॉपुलेशन बदल गया, कैपिटल बदल गया, रॉ मटेरियल्स बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया कंट्री में। समझ आता है सर? समझ आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, हम लोग दो तरीके के मार्केट्स पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। सर दो तरीके के मार्केट्स पढ़ते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बोलो? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे मैं बताऊं आपको एक है स्पॉट और कैश मार्केट, एक है स्पॉट और कैश मार्केट, और एक है फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। सर क्या है ये स्पॉट और कैश मार्केट? क्या है? जूते दो पैसे लो, मतलब आपने गुड्स खरीदा, बदले में पैसे दो और घर जाओ। स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट। कल का कुछ नहीं है, आज सामान ले रहे हो, हाँ चलो आ जाओ, पैसा दो और घर जाओ, थैंक यू। स्पॉट और कैश मार्केट, स्पॉट और कैश मार्केट, स्पॉट और कैश मार्केट। नेक्स्ट है फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट क्या है? फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। एक इंडियन इंपोर्टर है ना, उसने ना एक यूएस एक्सपोर्टर से यानी अमेरिका से कुछ सामान खरीदा। मान लीजिए ये सामान का पेमेंट करना है 3 महीना बाद, ठीक है? अमाउंट है $100,000, $100,000, ठीक है? अब एक बात बताइए, इस इंडियन इंपोर्टर को क्या खरीदना पड़ेगा? डॉलर्स। इसके पास डॉलर रखा है क्या? नहीं। तो ये आज जाके टुडे, क्योंकि इसको डर है डॉलर का दाम बढ़ जाएगा, तो ये आज जाके एक बैंक के साथ डील कर लेता है। मान लो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये डील कर लेता है कि बैंक आज एक रेट डिसाइड कर लेते हैं। इस रेट पर जो हम लोग आज डिसाइड करेंगे, 3 महीना बाद हम तुमसे आके फॉरेन करेंसी $100,000 लेंगे और बदले में तुमको रुपीस दे देंगे। मान लो ये रेट डिसाइड होता है आज 90 रुपीस, 90 रुपीस है डॉलर। तो अग्रीमेंट कब हुआ? आज। पर ट्रांजैक्शन कब होगा? 3 महीने बाद। इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, जहां रेट का सौदा, रेट का डिस्कशन, रेट का डीलिंग्स आज ही हो गया। ट्रांजैक्शन तो बस फ्यूचर में होगा, ट्रांजैक्शन तो बस फ्यूचर में होगा। सर समझ आता है? चलिए 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 सर, आगे बढ़िए सर। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, अगर बच्चे हम ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन बात करें आप लोगों के साथ, तो बच्चे एक होते हैं रेगुलेटेड मार्केट और एक होते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। एक होते हैं रेगुलेटेड मार्केट और एक होते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। मतलब समझिए, रेगुलेटेड मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जिसका कोई वॉचडॉग हो। वॉचडॉग मतलब जो देखता हो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ब्रेक नहीं हो रहे हैं ना। जैसे स्टॉक मार्केट में खरीदना बेचना होता है, और स्टॉक मार्केट के सारे रेगुलेशंस कौन हैंडल करता है? सेबी। सेबी देखता है कि स्टॉक मार्केट में कोई किंतु परंतु नहीं हो रहा है, रेगुलेटेड मार्केट। पर जो रेगुलर वीकली बाजार आप जाते हो, वो रेगुलेटेड है क्या? जिसको जो मर्जी बेच के चला जा रहा है जिस दाम पे बेचना है, अनरेगुलेटेड मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए,
अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जो स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है, अनरेगुलेटेड मार्केट जिसको कोई मॉनिटर नहीं करता है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बहुत सिंपल है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। स्टूडेंट्स होलसेल मार्केट मतलब मैन्युफैक्चरर से एक होलसेलर करके आदमी है जो बहुत बल्क में क्वांटिटीज खरीदता है, और जो दुकानदार है ना लोकल, उनको छोटे छोटे क्वांटिटीज में सामान बेचता है। मतलब जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है और रिटेलर्स को छोटी छोटी क्वांटिटीज में माल बेचता है। और सर रिटेल मार्केट क्या है सर? रिटेल मार्केट एक ऐसी मार्केट है क्लास जहां पे रिटेलर्स यानी दुकानदार होलसेलर से छोटे क्वांटिटीज में खरीदते हैं और अल्टीमेट कस्टमर्स को और छोटे क्वांटिटी में सामान बेचते हैं। तो हम लोग जो सामान खरीदते हैं, हम और आप, वो रिटेल मार्केट से खरीदते हैं, पर जो दुकानदार लोग खरीदते हैं वो होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। दैट्स इट। और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, इस पर तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए आ जाइए, आ जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं, सब समझ लीजिएगा। दो तरीके के मार्केट्स होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका मोनोपोली, लिख लो, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका मोनोपोली, ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये तीनों मार्केट्स आते हैं, ये तीनों मार्केट्स आते हैं। सर अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है? चलो बढ़िया बात है, फिर तो अच्छा बात है। बात करें आगे, बोले आगे, चलो ठीक है, लेट्स गो। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो कंपटीशन है ना, इसके ऊपर ही बातचीत होने वाला है। स्टूडेंट्स, ब्रॉडली चार टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, इनका ग्रेट डिटेल, ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें छोटे डिटेल में, डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट डिटेल, ग्रेट डिटेल में यूनिट 3 में। तो अभी जितना डिटेल में उतना ही कवर करेंगे, ओके। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली, एक एक करके समझिए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, परफेक्ट कंपटीशन इज जस्ट एन इमेजिनरी मार्केट। ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, परफेक्ट कंपटीशन जो है खाली एक इमेजिनरी मार्केट है, सपनों की दुनिया है। रियल में कोई परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है। चलो, पर है क्या परफेक्ट कंपटीशन? स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मार्केट है जहां नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है, दैट इज ओके, दैट इज पॉसिबल, बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नन मतलब प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। मतलब प्रोडक्ट्स आर व्हाट, बोलिए? प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं, एग्जैक्टली सेम है। दो प्रोडक्ट्स के साइज, कलर, कंपोजिशन, प्राइस, वारंटी, गारंटी, कोई डिफरेंस दोनों प्रोडक्ट्स में नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड यहां पर परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है जहां सेलर्स का मार्केट के प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हु डिसाइड्स द प्राइस? मार्केट फोर्सेस। हु डिसाइड्स द प्राइस? कैसे? डोंट आस्क। अभी याद रखो, लिख लो, इन परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन, इन अ परफेक्ट कंपटीशन, market decides the price, market is the price maker, market decides the price। अच्छा,
आगे बढ़ता हूं। इस मार्केट में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स इस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म इनफाइनाइट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म इनफाइनाइट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी है। इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब समझते हो? मतलब फॉर एकदम नो प्राइस चेंज, प्राइस तो चेंज हो ही नहीं सकता, तब भी डिमांड चेंज होता है। नो चेंज इन प्राइस। ठीक सर, क्या ऐसा मार्केट रियल में एग्जिस्ट करता है? नो, बट हाँ एग्जाम में पीवाईक्यूज में दे हैव गिवन प्रीवियस ईयर्स में, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मार्केट व्हिच इज क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन। एग्रीकल्चरल मार्केट लिख लो, एग्रीकल्चरल मार्केट क्लोजली रिजेंबल्स, agricultural market closely resembles perfect competition, closely resembles perfect competition. It's not an exact example, but it closely resembles. सो मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक बार फिर पढ़ा देता हूं। ये एक ऐसे मार्केट है जहां नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज है, ओके, जहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ना के बराबर है, दो कंपनीज की प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, और डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, सेलर का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक, नो रियल एग्जांपल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? स्टूडेंट्स कोई भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सोच लीजिए, लिख लीजिए मोनोपोलिस्टिक एग्जांपल, मोनोपोलिस्टिक एग्जांपल एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब आप लोग पूछेंगे ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? अरे भैया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल हो गया साबुन, शैम्पू, जो बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस होता है, जिसका स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी कस्टमर को नया लगता है। उन कंपनियों के बीच में क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कोई भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आपके मन में आ जाए, चाहे मैं आपको एग्जांपल दूं, साबुन। ऐसा होता होगा आपके घरों में, टूथपेस्ट, ऐसा होता होगा आपके घरों में कि एक पर्टिकुलर साबुन या टूथपेस्ट ही जनरली आप लोग यूज करना पसंद करते हो। आपका अपने गार्जियन से चॉइस अलग हो सकता है, पर जनरली आप लोग एक ही तरीके का टूथपेस्ट या एक ही तरीके का साबुन शैम्पू यूज करना पसंद जनरली करते हो, हाँ या ना? हाँ, तो हम किसका बात कर रहे हैं आपसे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल डव, डव भी शैम्पू बना रहा है ना, हेड एंड शोल्डर्स भी शैम्पू बना रहा है, और ऐसे कितने लोग हैं? दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाई इट इज कंपटीशन? बिकॉज कंपटीशन है लोगों में, बट देन व्हाई इट इज मोनोपोलिस्टिक? क्योंकि देयर इज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स द ब्रांड। हर आदमी वही ब्रांड यूज करना चाहता है जो उसको पसंद है, तो दैट इज व्हाई द नेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां पे नंबर ऑफ सेलर्स आर लार्ज, प्रोडक्ट्स आर सम थोड़ा सा डिफरेंट, बना सब शैम्पू रहे, पर कोई बोल रहा है कि मेरा शैम्पू केमिकल फ्री है, कोई बोल रहा है कि मेरा जो शैम्पू है उससे तुम्हारा 99% परेशानी खत्म हो जाएगा, जो भी वॉट एवर दे टेल, दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स। वो लोग अपना प्रोडक्ट को अलग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लार्ज। यू नो व्हाई लार्ज? क्योंकि अगर एक सेलर ने जरा सा भी प्राइस के साथ छेड़छाड़ किया तो बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एक सेलर ने प्राइस बढ़ाया तो बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, डिमांड बहुत जोर से गिरेगा। हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब यही तो होता है कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो डिमांड बहुत जोर से बदलेगा। हाँ, यहां होगा ये। और कुछ कंट्रोल, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस को आप कुछ हद तक अपने कॉम्पिटिटर से अलग रख सकते हो।
कुछ कंट्रोल है आपका अपने प्राइस पर। फिर आते हैं ओलिगोपोली मार्केट पर। किस मार्केट पर? ओलिगोपोली मार्केट पर। भैया क्या है ओलिगोपोली मार्केट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ओलिगोपोली मार्केट? गुड। ये वो मार्केट है जहां सेलर्स बहुत कम है, जहां सेलर्स बहुत कम है। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, नॉट स्मॉल, जहां यू हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, दैट इज ओलिगोपोली मार्केट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक में कौन है? कोको कोला है, पेप्सी है, और कोई तीसरा चौथा छोटा मोटा होगा तो होगा। ओलिगोपोली मार्केट, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाने में एयरबस है और बोइंग है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, फ्यू सेलर्स। अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल है। अब जैसे बोइंग और एयरबस में काफी डिफरेंस है दोनों एरोप्लेन्स में, पर टाटा भी स्टील बना रहा है, जिंदल भी स्टील बना रहा है। स्टील में कोई फर्क है क्या? स्टील में कोई फर्क है क्या? स्टील में कोई फर्क नहीं है। तो हो सकता है दो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं हो, जैसे स्टील में, आयरन में, या हो सकता है बहुत डिफरेंस हो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में। आगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म। यहां पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म होता है वो बहुत स्मॉल होता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर सेलर ने प्राइस बढ़ा भी दिया तो नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी स्मॉल, तो बायर्स के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो बायर कहां जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई तब होता है जब प्राइस के बदलने पर बायर अग्रेसिवली, डिमांड अग्रेसिवली रिएक्ट कर पाए। अरे ओलिगोपॉली में उतना ऑप्शन ही नहीं है यार। तो यहां भी सेलर्स का प्राइस पे कंट्रोल है। और फिर आ गया मोनोपोली। ओ माय गॉड, ये तो भैया ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है कि हम ही है, हम किसी से कम नहीं। मतलब एक ही सेलर है, छोटा, बाकी बाकी सब बहुत छोटा छोटा सेलर्स है, कोई क्लोज कंपटीशन नहीं है, एक ही सेलर है, एक ही जायंट सेलर है। तो इन मोनोपोली, फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री। लिख लो, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां एक फर्म ही पूरा इंडस्ट्री है। फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री, जहां फर्म ही पूरा इंडस्ट्री है। यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो एक्सट्रीम है। मतलब जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं हमारे आसपास कोई बेचने वाला नहीं है, नो बडी इज क्लोज टू अस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉल है, अगेन क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस नहीं है। और बहुत ज्यादा, क्योंकि अकेला सेलर है तो इसका प्राइस के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। सर समझ आ गया? समझ आ गया? ओके। अब क्लास हम लोग कहां चल रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीआर, एमआर एंड एआर, जो कि बहुत ही इजी फंडा है, सुनते चलिएगा, है ना? सुनते चलिएगा, इधर आइए। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। बात समझिए, सबसे पहले लिख लीजिए एक बात, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल्स। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल्स। ओके, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। अब एक चीज समझना, अब इलेबोरेट करने के लिए मैं एक बात बोलूंगा, ओके? ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट कंपटीशन है, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो कितना भी क्वांटिटी बेच लो प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा। पर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको प्राइस अपना कम करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा बेच पाइएगा। तो अभी जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन का बता रहा हूं। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन समझिए आप लोग।
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बदलता नहीं है, तो पूछिएगा मत क्या हो रहा है ये। अच्छा, एक यूनिट बेचा तो भी 10 रुपया में बेचेंगे, 2 यूनिट बेचा तो भी पर यूनिट का 10 रुपया ही लगाएंगे, 3 यूनिट का भी 10 रुपया ही लगाएंगे, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी। सो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स। क्लास क्लास टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स। सो आज आप लोग एक चीज देखिए, 10 रुपीज है, एक क्वांटिटी बेचा, तो 10 into 1 is 10, 10 into 2 is 20, 30, 40, 50, 60, 70, boom, 80, 80। सर एवरेज रेवेन्यू, अच्छा टोटल रेवेन्यू लिख लो, P इंटू क्यू होता है, लिख लो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब एवरेज रेवेन्यू क्या है क्लास? अब एवरेज रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। अब इधर समझिए, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10, 50 बाय 5 10, 60 बाय 6 10, 70 बाय 7 10, 80 बाय 8 10। सर आप हम लोग को इतना परेशान किए, इसकी जगह आप बोल देता कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होता है। एग्जैक्टली, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। कभी भी कोई भी मार्केट में प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, किसी भी मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन ही क्यों, इम्परफेक्ट में भी यही है, दिखाऊंगा। तो प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या सीन है सर? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अच्छा, जब आपने कुछ नहीं बेचा था तो टोटल रेवेन्यू क्या थी? 0। जब आपने एक यूनिट बेचा तो टोटल रेवेन्यू 10, तो टोटल रेवेन्यू 10, इसका मतलब रेवेन्यू 10 रुपए से बढ़ा। फिर से चेंज इन टोटल रेवेन्यू देखते चलिए, लुक एट चेंज इन टोटल रेवेन्यू। जब आपने एक और यूनिट सेल किया तो टोटल रेवेन्यू फिर 10 से बढ़ा, फिर आपने एक और यूनिट बेचा, टोटल रेवेन्यू फिर 10 से बढ़ा, फिर एक यूनिट बेचा 10 से बढ़ा, फिर एक यूनिट बेचा 10 से, 10 से, 10 से, एंड फिर से 10 से। सो आप लोग लिखिए जो मैं आपको लिखा रहा हूं, इन परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन, लिखिए कहीं भी, इन परफेक्ट कंपटीशन। बच्चे एक परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सब के सब एक बराबर होते हैं। ठीक है सर, इतना डन है। अब आ जाइए, अब मैं किस मार्केट में आपको ले आया? इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अभी था परफेक्ट कंपटीशन, अब क्या है? इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड सेलर्स है और अनलिमिटेड बायर्स है। सेलर्स का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता। कब? परफेक्ट कंपटीशन में। पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। ये देखो, ये है एवरेज रेवेन्यू स्लैश प्राइस, ये है एवरेज रेवेन्यू स्लैश प्राइस। अब थोड़ा विजुअलाइज करिए एक बात को, थोड़ा विजुअलाइज करिए एक बात को। जब आप एक यूनिट बेच रहे हो तो 1 into 10 कितना आ गया? 10। अगर आप 2 यूनिट बेच रहे हो 9 रुपए करके, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 2 into 9 यानी 18। टोटल रेवेन्यू वही है, प्राइस इंटू यूनिट्स, क्वांटिटी। फिर से 3 into 8 24, 4 into 7 28, 5 into 6 30,
6 इंटू 5 30, 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 2 18, 10 इंटू 1 10। टोटल रेवेन्यू सेम ही रहता है, पर अब हम लोग करेंगे बात किसका, किसका, मार्जिनल रेवेन्यू का। आ जाइए बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू का। इधर ध्यान दे दीजिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू समझाता हूं। आर वी रेडी? समझिएगा स्टूडेंट्स, एक यूनिट आपने बेचा, कितना बेचा? एक यूनिट। तो आपका टोटल रेवेन्यू था 10। आप जब जीरो बेचे थे तब टोटल रेवेन्यू कितना था? जीरो। तो आपका रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 10 से। तो फर्स्ट यूनिट के लिए देखिए, आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सब बराबर है, पर जब आपने एक और यूनिट बेचा तो टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 8 से बढ़ा। ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू 8। फिर से जब आपने एक और यूनिट बेचा तो टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 6 से। फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 0 से बढ़ा, फिर नेगेटिव हो गया। सो यानी कि यहां पे रेवेन्यू गिरते भी चला जा सकता है। इसलिए देखो आप डायग्राम कैसा बना, टोटल रेवेन्यू इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहले बढ़ा इम्परफेक्ट में, और फिर टोटल रेवेन्यू गिरा। आप लोग देखो यहां पे भी देख लो, बिहेवियर विश्वास नहीं होता है तो देखो, टोटल रेवेन्यू 30 तक बढ़ा और 30 के बाद गिरा। मैंने एग्जैक्टली यही प्लॉट किया, देखिए यही प्लॉट किया। और जैसे जैसे आप बेचते जाते हो, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तो गिरता ही है, और मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव भी होता है। पर याद रखिएगा, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जो गिरने की गति है, जो तेजी है गिरने की, वो एमआर का ज्यादा होता है। लिखिए, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ एमआर, जिस तेजी से गिरता है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा तेजी से गिरता है कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा तेजी से गिरता है कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। स्लोप ऑफ एमआर इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एआर। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर परफेक्ट कंपटीशन याद हो, आपको याद है क्या परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज होता है क्या? नहीं। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में ये डायग्राम है, ए आर इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस, क्योंकि प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फॉर्मूला, वेरी वेरी लिखो, आया है पीवाईक्यू में मल्टीपल टाइम्स, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, एक बार होता तो लिखाता ही नहीं, मल्टीपल टाइम्स। फॉर्मूला है क्लास, फॉर्मूला है, दिल थाम लीजिए, फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी माइनस 1 बाई इलास्टिसिटी। अब इसमें से ये लोग क्या करेंगे, तीन तीन फिगर्स है ना, एम आर, ए आर और ई, तीन में से दो दे देंगे, एक गायब कर देंगे, वो इनका मर्जी है। आपको ये वैल्यू, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिख लेंगे एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 बाई ई। क्या देंगे ये लोग, क्या बताएंगे, मेरे को नहीं मालूम। हर बार पीवाईक्यू में अलग आया, कभी एम आर ए आर दे दिए थे, बोला ई ढूंढ, कभी ए आर और ई ढूंढ दिए, लिख दिए, बोले एम आर ढूंढ, कभी एम आर और ई दे दिए, बोले ए आर ढूंढ। आप लोग इतना मैथ्स किए हो, ये बेसिक बात तो अगर बताना पड़ा हमको, तब तो फिर वो अनफेयर हो जाएगा, ना इंसाफी हो जाएगा। क्या? तो वही बात है। हाँ जी, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1 बाई ई। अब अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर है ए आर इंटू 1 माइनस 1 बाई 1, यानी ए आर इंटू 0, यानी 0। यही तो लिखा है कि अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर 0 होगा, अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर 0 होगा, अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर 0 होगा।
अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो एमआर, और अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है तो एमआर नेगेटिव होगा। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एमआर 0 होगा, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो एमआर पॉजिटिव होगा, इलास्टिसिटी 1 से कम है तो एमआर नेगेटिव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, ठीक है। आगे बिहेवियरल प्रिंसिपल क्या है? अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। एक बात। दूसरी बात, फर्म शुड बी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट टू द लेवल वेयर एमसी इक्वल्स टू एमआर। मैं आपको समझाता हूं यहां क्या लिखा गया, इसको मत पढ़िए, सुनिए। पहली बात, यहां पे प्राइस ए आर एम आर सब इक्वल है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या शेप का होता है? यू शेप का। ये पता है क्या मार्जिनल कॉस्ट किस शेप का होता है? यू शेप का होता है, मालूम है आप लोगों को? एमसी इज यू शेप्ड। सो बच्चे बात ये चल रही है कि एक फर्म इक्विलिब्रियम में होगा या प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब करेगा जब एमसी एमआर को कट कर रहा है फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। बना सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, ये है बिहेवियरल प्रिंसिपल 2, है ना, कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझा पाया क्या मैं? सर समझा पाए आप? समझ आया सर? अच्छा, ये हो गया एक पॉइंट। और ये क्या है सर? अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। मैं समझाता हूं, देखो। आज किसी भी फर्म का टोटल कॉस्ट क्या होता है? किसी भी फर्म का, आप लोग अभी कॉस्ट पढ़ के आए हो, कम ऑन डोंट टेल मी नहीं पता। किसी भी फर्म का टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स का थ्योरी मत पढ़िए। देखिए, आज मैं टेम्पररीली काम बंद कर दूं तो भी मुझे फिक्स कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। मान लीजिए एक बार के लिए कि मेरे फिक्स कॉस्ट है 50,000 करके, ओके ओके, ठीक है। और मेरे वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, सो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 90,000। और मैं जो सामान बेच पा रहा हूं, टोटल सेल्स जो मेरा हो पा रहा है, टोटल रेवेन्यू जो मेरा हो पा रहा है, वो हो पा रहा है 30,000। तो आप लोग देखो, मेरा जो रेवेन्यू है वो मेरे वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। मतलब जब मैंने डिसाइड किया प्रोडक्शन करने का, तो हर यूनिट बनाने पर मैं फायदा नहीं, नुकसान कर रहा हूं। इससे अच्छा है, इससे अच्छा है टेम्पररीली शट डाउन, टेम्पररीली शट डाउन। टेम्पररीली शट डाउन हो जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगना बंद हो जाएगा, तो मेरा जो नुकसान हो रहा होगा वो कितने का हो रहा होगा? 50,000 का सिर्फ। पर प्रीवियस केस अगर आपको याद है, तो मेरा टोटल कॉस्ट 90 का लग रहा था, सेल्स मेरा 30 का हो रहा था, तो मेरा नुकसान कितने का हो रहा था? 60,000 का। तो यहां ये बोला गया है कि फर्म को प्रोड्यूस करना है कि नहीं, ये अगर डिसाइड करना है तो फर्म ये देखे कि ज्यादा नहीं, कम से कम फर्म अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ले रहा है क्या। आज एक पुचका वाला
एक जगह पे डाला लगाया, दुकान लगाया, दुकान का वो फिक्स रेंट दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा, पुचका जो यूज कर रहा है उसमें जो मटेरियल डाल रहा है, वो मटेरियल 10 रुपया का डाल रहा है और बेच 7 रुपया में रहा है, तब तो एक्स्ट्रा पुचका बेच के वो नफा नहीं, नुकसान कर रहा है 3 रुपया पर पुचका। फिक्स कॉस्ट चलो ठीक है, वो फ्यूचर में रिकवर कर लेगा। तुम शुरू में बिजनेस करो, कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, तो ऐसा तो करो कि तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए, फिक्स कॉस्ट देखा जाएगा। तुम बेटा फिक्स कॉस्ट तो छोड़ दो, तुम वेरिएबल कॉस्ट में भी नुकसान कर रहे हो। तो फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस, यही लिखा है, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। तो तब क्या किया जाए, शट डाउन। जब आप शट डाउन करोगे तो आपका लॉस विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। आइए पढ़ लेते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। इन्होंने खुद ने बोला है कि ये कॉमन सेंस वाली बात है। आइए पढ़ते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस that a firm should produce only if it will do better by producing than by not producing. The firm always has an option of not producing at all. हर फर्म के पास ऑप्शन है कि जगह ले लो और प्रोड्यूस मत करो। If a firm's total revenue are not enough to make good even total variable cost, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा टोटल रेवेन्यू 30,000 था और वेरिएबल कॉस्ट 40,000 था, it is better for the firm to shut down. In other words, a competitive firm should shut down if the price is below AVC. तो कब शट डाउन लिखो, शट डाउन इफ लिखो, शट डाउन इफ, शट डाउन इफ प्राइस इज लेस देन एवीसी। ठीक है भाई, अगर ये बात सही है, स्टूडेंट्स आप एक चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो एक चीज पर। लिखा है यहां पर, इन दैट केस अगर आप शट डाउन कर दिए तो आपका नुकसान क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का। इन दैट केस इट विल मिनिमाइज लॉस बिकॉज देन इट्स टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड इट विल हैव एन ऑपरेटिंग लॉस इक्वल टू इट्स फिक्स कॉस्ट। तो इन शटडाउन पॉइंट अगर आप शट डाउन कर गए तो आपका लॉस कितने का होगा, फिक्स कॉस्ट का। अंडरलाइन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है या प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर है, दोनों का मतलब एक ही है, तब उस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर प्राइस नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर, प्राइस अगर एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है तो, अगर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है तो, और अगर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से भी ज्यादा है तब उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तब उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। गेस व्हाट स्टूडेंट्स, यूनिट 1 हैज बीन कवर्ड। होमवर्क क्या है, होमवर्क है, सीख गए हो, इसको 3 बार रीड करो कम से कम, 3 रीडिंग्स, क्योंकि पेपर देने सर नहीं जाएंगे आपके साथ, 3 रीडिंग्स करो। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।